हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे 31 तक, और इसमें कंफ्यूजन था इसमें सही आंसर क्या है। तो इसमें सही आंसर है 1791। 31 में 1791 कर लेना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये आपका लेक्चर वन आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, लेक्चर 1 31 क्वेश्चन तक लेक्चर 1 है। 32 से शुरुआत करते हैं आज। 32 देखिए, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किस सिद्धांत के साथ स्वीकार किया? अमेरिका में कौन सा सिद्धांत है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन वो किस सिद्धांत के साथ स्वीकार किया गया? निरंकुशता का सिद्धांत? नहीं। पूर्ण पृथक्करण का सिद्धांत? नहीं। सैनिक संतुलन का सिद्धांत? नहीं। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस के साथ अपनाया गया। वहां पर जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वहां पर चेक और बैलेंस, एक दूसरे को चेक करता, एक दूसरे को उसकी शक्तियों को चेक करो और बैलेंस करो, नियंत्रण करो और संतुलन बनाओ, इस सिद्धांत के साथ अपनाया गया। अगला प्रश्न, सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता का अनिवार्य अर्थ होगा निरंतर गतिरोध। यह कथन किस विचारक का है? सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थ होगा निरंतर गतिरोध करना। यह कथन किस विचारक ने यह बात कही है? गैटिल ने कही है, मॉन्टेस्क्यू ने कही है, जेएस मिल ने, हरमन फाइम ने। ये बात कही है जेएस मिल ने कही है, सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता। ये बात किसने कही है? जेएस मिल ने कही है। अगला प्रश्न, फाइनर के अनुसार, इसको थोड़ा नीचे कर लें, फाइनर के अनुसार शक्ति विभाजन का सिद्धांत शासन को किस स्थिति में डाल देता है? फाइनर के अनुसार शक्ति विभाजन का सिद्धांत शासन को किस स्थिति में डाल देता है? ये साहब इसकी शक्ति विभाजन की बुराई कर रहे हैं हम, तो इनका आंसर ये है बेहोशी और ऐंठन वाली स्थिति में। अत्यधिक कुशल और तीव्र, ये बुराई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। अत्यधिक तीव्र और कुशल होगा नहीं। पूर्ण आर्थिक, ये भी नहीं होगा। शांतिपूर्ण और न्याय संगत स्थिति में नहीं, ये बेहोशी और ऐंठन वाली स्थिति की बात कर रहे हैं। शक्ति विभाजन हो जाएगा तो शासन कैसा हो जाएगा? बेहोश और ऐंठने लगेगा, मतलब उसको समझ नहीं आएगा क्या किया जाए। चलिए अगला प्रश्न, प्रोफेसर गैटिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम। प्रोफेसर गैटिल ने कौन सी किताब लिखी है? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस। एक मिनट, पंखा बंद करें, एक मिनट। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस, थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस, स्पिरिट ऑफ लॉस। तो ये फाइनर महोदय की किताब है पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने लिखी है पॉलिटिकल साइंस। ये सीधी सीधी एकदम याद करनी है आपको, कौन सी लिखी है? पॉलिटिकल साइंस किताब लिखी है। ये वाला ले लेते हैं हम लोग, ये पॉलिटिकल साइंस, गैटिल ने, फाइनर नहीं, गैटिल ने ये किताब लिखी है पॉलिटिकल साइंस। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको समझ के पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग के अनुसार, एक विचारक हुआ है स्ट्रॉन्ग, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उत्पत्ति के संबंध में सबसे विचित्र बात क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको पढ़ना कि मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश को देख कर लाए और ये बात उनको सही नहीं लगी। अब ये पढ़िए, ये सबसे पहले अमेरिकन संविधान में बिना किसी संशोधन के लागू किया गया था। दूसरा, इसे ब्रिटिश संविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आगे लिख लिए असत्य है, ये बात असत्य है। ये पूरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश संविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप में प्रस्तुत किया था, ये असत्य है। ठीक है। तीसरा, यह सिद्धांत केवल समाजवादी और साम्यवादी देशों में ही सफल सिद्ध हुआ था। चौथा, इसने कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के पूर्ण नियंत्रण में खड़ा कर दिया।
नहीं, ये बात यहाँ पर सही है। इसे ब्रिटिश संविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप में प्रस्तुत किया है। मॉन्टेस्क्यू जब ब्रिटेन गया, उसने व्यवस्था देखी, उस व्यवस्था से प्रभावित हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहता है वहाँ कोई ऐसा शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है ही नहीं। मॉन्टेस्क्यू किस चीज को देखकर प्रभावित हुआ? तो ये बात उन्हें विचित्र बात लगी। ये बात क्या लगी? विचित्र बात लगी। ब्रिटिश संविधान की स्थिरता के विशेष आधार के रूप में प्रस्तुत किया, ये बात विचित्र लगी, क्योंकि ब्रिटिश संविधान में ऐसा कोई शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है ही नहीं जिससे वो प्रभावित हुआ। ये बात वो कहता है। अगला प्रश्न, अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के प्रमुख जो थे, जेम्स मैडिसन का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के संदर्भ में क्या प्रसिद्ध कथन था? उन्होंने क्या बात शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विषय में कही थी? चलिए देखिए, अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण का एकमात्र आदर्श उपकरण है। नहीं, जिस देश में सिद्धांत नहीं है वहां संविधान जैसी कोई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमें निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहें। हम निरंतर, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही कथन है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उन्होंने कही थी, जेम्स मैडिसन ने ये बात कही थी कि हमें मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या करता है? शासन में स्थिरता लाता है और किसी एक संस्थान को तानाशाही होने से रोकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, जैसे आपकी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में संतुलन बना रहे, कोई सुपर पावर ना बन पाए, ये है। तो मॉन्टेस्क्यू के विषय में कहता है कि हमें निरंतर अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन इनको इतना बड़ा मत समझिए, ये आपके लिए बहुत हितकारी साबित होंगे। अगला प्रश्न, व्यवहारिक दृष्टि से शासन के 3 अंग समान नहीं है, इस आलोचना का मुख्य आधार क्या बतलाया गया है? व्यवहारिक दृष्टि से शासन के तीनों अंग समान नहीं है, इसका मुख्य आधार क्या बताया गया है? न्यायपालिका के पास संविधान संशोधन की शक्ति का होना, व्यवस्थापिका का जनता का प्रतिनिधित्व करना और उन कानूनों का निर्माण करना जिनके अनुसार अन्य अंग काम करते। बिल्कुल सही है। व्यवस्थापिका में कौन लोग बैठते हैं? जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि चुने हुए लोग बैठते हैं। तो उन कानूनों का निर्माण करना, फिर वो कानूनों का निर्माण करते हैं जिसके अनुसार अंग कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनमत जो है, जो जनमत का जो दबाव होता है, उससे हमारे जनप्रतिनिधि प्रभावित होते हैं। तो यही चीज कही गई कि शासन के 3 अंग समान नहीं है। जो व्यवस्थापिका है, कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में बैठते हैं, कानून निर्माण करते हैं, वो जनमत को ध्यान में रखे या जनमत के प्रभाव से वो बरी नहीं है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शक्ति विभाजन का सिद्धांत शासन को बेहोशी और ऐंठन वाली स्थिति में डाल देता है, ये किसने बात कही है? ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हरमन फाइनर ने कही है, ये बात हरमन फाइनर ने कही है। कैसी स्थिति में डाल देता है? हरमन फाइनर ने ये बात कही है। सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता का अनिवार्य अर्थ होगा निरंतर गतिरोध, यह विचार किस आलोचक का है? ये भी प्रश्न हो चुका है, ये भी प्रश्न हो चुका है। एक ही हाथ में शक्तियों का एकत्रीकरण, ये भी प्रश्न हो गया है, ये दोबारा टाइप हो गए। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का कौन सा अभियोग शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस बाद से निकल के आया? मार्बरी बनाम मेडिसन, किलबोर्न बनाम थॉमसन, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ड्रेड स्कॉट बनाम सैंडफोर्ड। ये किससे निकल के आया? ये आपका निकल के आया किलबोर्न बनाम थॉमसन से निकल के आया। ये कौन सा बात था जिससे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत निकल के आया?
किलबोर्न बनाम थॉमसन, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का कौन सा अभियोग शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता से संबंधित है? तो आपका कौन सा है? किलबोर्न बनाम थॉमसन, ये आपका ये है किलबोर्न बनाम थॉमसन। अगला प्रश्न, अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्ति विभाजन पर एक विस्तृत निबंध के रूप में लाया गया, ये किसका कथन है? ये कथन आपका किसका है? हर्मन फाइनर, डनिंग, सेवाइन, सेवाइन, ये सेवाइन है, ठीक है, सेवाइन, ये सेवाइन महोदय ने ये बात कही है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत गलत गलत, हरमन फाइनर ने ये बात कही है ना, बिल्कुल गलत, हरमन फाइनर। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जानबूझकर अमेरिकी उसमें शासन में डाला गया, जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के विभाजन पर एक विस्तृत निबंध के रूप में लाया गया है, ये बात हरमन फाइनर में कह रहे हैं। इन्हें बड़ा दिक्कत हो रही है हरमन फाइनर को भाई। मॉन्टेस्क्यू ने दास प्रथा पर क्या विचार प्रस्तुत किए हैं? इसे प्राकृतिक एवं न्याय संगत माना, उसने इसे अमानवीय, अप्राकृतिक, अनुचित बताया, उसने अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों का समर्थन किया, उसने गर्म देशों के लिए उपयुक्त माना। चलिए लगाइए, कहाँ के लिए ये प्रथा सबसे अच्छी मानी? देखिए, इसने इसे अमानवीय, अप्राकृतिक और अनुचित बताया है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अमानवीय, अप्राकृतिक, और जो विचारक शक्तियों का पृथक्करण कर रहा है तो उसकी विचार शैली क्या यहाँ पर होगी? गर्म देशों के लिए ये दास प्रथा संबंधी विचार अरस्तु से मिल रहे, ये सब कुछ नहीं, वो आधुनिक और यथार्थवादी व्यक्ति है। अगला प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू के अनुसार गर्म जलवायु वाले देशों में प्रायः क्या पाया जाता है? गर्म जलवायु वाले देशों में क्या पाया जाता है? जनतंत्र, दासता, पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता, क्या पाया जाता है? अराजकता पाई जाती है। गर्म जलवायु वाले देशों में अराजकता पाई जाती है। कमेंट में करिए कौन से गर्म जलवायु क्षेत्र हैं और कहाँ कहाँ अराजकता पाई गई है। मॉन्टेस्क्यू के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता जलवायु और स्वतंत्रता के बीच समन्वय स्थापित करना, बहुत इंपॉर्टेंट, जलवायु स्वतंत्रता के बीच समन्वय स्थापित करना। ये बात किसने कही है? ये बात डनिंग महोदय ने कही है। मतलब जहाँ की जैसी जलवायु है वैसी वहाँ पर उसको स्वतंत्रता मिली है। जिन देशों की, ठंडे प्रदेशों की जलवायु अच्छी है तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी है, लोग जागरूक हैं। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इस प्रकार से वो अपनी बात कहना चाह रहा है। फ्रांस में शासकीय दबाव से मुक्त होकर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हेतु किसकी स्थापना की गई? बिल्कुल, प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई। प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई। वहां पर क्या की? प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई। अलग से प्रशासन के जो व्यक्ति होंगे उनकी सुनवाई होगी प्रशासकीय न्यायालयों में। ये 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 थोड़ी सी पीडीएफ छोटी पड़ गई। इसको ऐसे ही पढ़ लीजिए आप लोग। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार किस प्रकार के भौगोलिक या भू क्षेत्र में निरंकुश शासन के प्रति आकर्षण होता है? द्वीपों में, ठीक है, ये गलत। एशिया के विशाल मैदानी भूप्रदेशों में, यूरोप के छोटे देशों में, पर्वतीय, देखो एशिया के विशाल भू प्रदेशों में गर्मी बहुत पड़ती है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ निरंकुश शासन के प्रति आकर्षण ज़्यादा है। यहाँ के लोग आलसी बताए गए हैं। कैसे बताए गए? आलसी बताए गए हैं। तो मॉन्टेस्क्यू की ये आपको सीरीज कैसी लगी? दूसरी सीरीज कैसी लगी और पहली सीरीज कैसी लगी? देखिए, पहली सीरीज में आपको 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक, उसके बाद 32 से लेकर आपके 48 प्रश्न तक कुछ प्रश्न निकाल दिए गए हैं, वो डबल डबल छप गए थे। जो सेकंड जो आई थी, 1 मिनट, अब इसको बढ़ा लेते हैं। देखिए, पहले पार्ट में 1 से 31 तक प्रश्न थे, फिर उसके बाद 32 से 48 तक प्रश्न थे। ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी? जो किताबें होंगी, जो आपके बुक्स होंगी, वो अलग से वीडियो बनेगी, बुक्स की अलग से वीडियो बनेगी, अलग से वीडियो बनेगी। जो कितनी किताबें होंगी उनकी अलग से वीडियो बनेगी।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करे, सिर्फ व्हाट्सएप 9458766702। एक बार 9458766702। एक मिनट, ये मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर कोई भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रॉब्लम हो, इस पर आप व्हाट्सएप करें 9458766702। यही आपका हेल्पलाइन नंबर है, यही सब कुछ है।